हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी महासागर में। तो आज हम 31 नंबर प्रश्न से है वो शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने 30 प्रश्न है वो बना लिए हैं, 30 प्रश्नों का वीडियो एक बना लिए है। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक ले लें और पहले जाकर के व्याकरण के वो 30 प्रश्न है वो ज़रूर देखें। तो आज हालांकि इस प्रश्न में जो हम ले रहे हैं लगभग 26 प्रश्न हैं। तो इन 26 प्रश्नों में आप ये मान के चलिए कि सारे प्रश्न हैं वो पाठ्य पुस्तक के हैं। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न चूंकि अभी इस पाठ्यक्रम है वो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर। इससे आपको एक अंदाज़ा एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के प्रश्न है वो हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है 31 नंबर जो प्रश्न है वो है डायरी विधा से ये प्रश्न लिया हुआ है कि डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। तो वो हमें बताना है। तो इसमें क्या है, पहला विकल्प, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में व्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। तो संगत नहीं है वो चीज़ हमें देखनी है इसमें। तो इस प्रश्न का एक नंबर जो ऑप्शन है ये इसका गलत हो जाएगा, ये संगत नहीं है। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक नंबर विकल्प। चलिए अगला 32 नंबर जो प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक से है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं डाला, या दाल में घी क्यों नहीं है। ये कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है। तो ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। तो ये कथाधारा जो पुस्तक है उस पुस्तक में से किस पाठ से ये कथन है वो उद्धृत किया गया है। तो ये जो है वो बड़े घर की बेटी जो मुंशी प्रेमचंद की यहाँ पे कहानी ली गई है, तो इससे ये कथन है वो उद्धृत किया गया है। ये बात है वो की गई है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लात और रफीकुद्दीन घर में बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे। तो वो किसकी आलोचना किया करते थे, देश के भविष्य की आलोचना है वो किए करते थे। हाँ, अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि भीलों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह में प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है। ये किस कवि की पंक्तियां है वो है। तो ये जो पंक्तियां है वो श्याम नारायण पांडे की ये पंक्तियां है। अगला जो प्रश्न है वो है 35 नंबर प्रश्न। प्रज्ञा पर्व में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जो पाठ का नाम है ये किस विधा की रचना है वो चीज़ हमें इसमें प्रश्न में बतानी है। तो 35 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र है जयशंकर प्रसाद। अगला 36 नंबर जो प्रश्न है वो है प्रज्ञा पर्व में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था। अपरा पर है वो कितनी राशि का पुरस्कार है वो मिला था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2100 रुपये, यानी एक नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2100 रुपये है वो पुरस्कार में मिले थे। 37 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया। बछड़े का नाम क्या रखा गया, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो बछड़े का नाम है वो क्या था, लालमणि। क्या था, लालमणि बछड़े का नाम था। तो गोरा नामक जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का था और इसमें लालमणि जो है उस बछड़े का नाम था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुख्यतः किस मत से संबंध है। पीयूष वर्मा में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस मत से संबंधित है। तो ये इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, ये जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस मत से है, ये शैव मत से संबंधित मानी जाती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगला जो प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश
बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की है? ये पंक्तियां है रहीम जी की, रहीमदास जी की ये पंक्तियां सृजन जो पुस्तक थी उसमें संकलित ये पंक्तियां थी। चलिए अगला जो प्रश्न है 40 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि खालिस्तान तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का ये संवाद किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तौलिया जो एकांकी थी ये शायद जैनेन्द्र जी की एकांकी मानी जाती है, ये जैनेन्द्र जी की एकांकी थी। और इसमें ये जो कथन है ये किसने किससे कहा है? तो 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। वसंत ने मधु से ये बात है वो कही थी कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। तो ये चीज है वो वसंत ने मधु से कही थी, जो उनकी पत्नी थी। अगला जो प्रश्न है 41 नंबर, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में से एक विकल्प है वो सही है। तो 41 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी वो देख लीजिए। ये मेरे विचार से आपने पुस्तकें है वो पढ़ रखी होगी, लेकिन अभी है वो ये पुस्तकें है वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा इन प्रश्नों को लाने का एक माध्यम ये उद्देश्य था कि इनको देख करके हमें इन फ्यूचर पाठ्य पुस्तकों में से कैसे प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज़ें है वो इन प्रश्नों को देखने के बाद ही पता चलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें धर्मवीर भारती ने कौशानिक क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। किसमें? ठेले पर हिमालय नामक जो यात्रा वृत्तांत है या निबंध थे। ठेले पर जो हिमालय है ये यात्रा वृत्तांत था धर्मवीर भारती जी का। और यात्रा वृत्तांत नामक एक निबंध, मतलब यात्रा वृत्तांत और निबंध साथ में सम्मिलित माना जाता है इसको। तो ये है वो कौशानिक क्षेत्र की सुंदरता का इसमें वर्णन है वो किया गया है। 42 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ कि महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होने वाले भिल्लू राणा पुंजा किस क्षेत्र में के रहने वाले थे? आलोक में संकलित पाठ के आधार पर बताइए। तो 42 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, मेरपुर पानरवा। मेरपुर पानरवा के क्षेत्र के रहने वाले ये थे भिल्लू राणा पुंजा। अगला जो प्रश्न है 43 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ? आलोक में संकलित पाठ के आधार पर बताइए। आलोक में संकलित पाठ के आधार पर ये चीज है वो बतानी हमें। तो 43 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, वाराणसी में 19 नवंबर 1835 ईस्वी को इनका है वो जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? विष पिया अमृत दिया जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो ये चीज हमें बतानी है। 44 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, हितेश शंकर। हितेश शंकर है वो विष पिया अमृत दिया रचना के रचनाकार माने जाते हैं। और ये विधा है निबंध की। अगला जो प्रश्न है, बाबूजी चतुर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? अपरा में संकलित दोहे के आधार पर बताइए। तो किसके पीछे है वो मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? बाबूजी चतुर सिंह ने। तो 45 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, धनधारा के पीछे है वो मनुष्य जन्म खोने का संदेश दिया है, मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है। अगला 46 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि अपरा में संकलित निबंध कालचक्र के लेखक मिश्र जी ने पहला चौमासा किसे कहा है? पहला चौमासा किसे कहा है? 46 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, गर्मी को। गर्मी को है वो पहला चौमासा कहा है। अगला 47 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि अपरा में संकलित भारतीय नारी नामक निबंध में स्वामी विवेकानंद के अनुसार आर्यों के नारी विषयक विचार इनमें से किस विकल्प में है? आर्यों के नारी विषयक विचार इनमें से किस विकल्प में है? तो 47 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, आर्यों के अनुसार सहधर्मिणी के बिना पुरुष कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। ये चीज है वो आर्यों के नारी विषयक विचारों में सम्मिलित है। अगला जो 48 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि अनोखी परीक्षा अपरा में संकलित जो पाठ है इसमें ओघड़ बाबा ने 2 भाइयों को अपना शिष्य नहीं बनाने का क्या कारण बताया था?
क्या कारण बताया था? जो दोनों भाई थे उनको शिष्य बनाने नहीं बनाने का कारण क्या बताया था? तो 48 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, क्योंकि अधिक शिष्य बनाने पर बड़े से बड़े पंथ का भी पतन होने में देर नहीं लगती, इसलिए उन्होंने है वो उन दोनों भाइयों का शिष्य बनाना मना कर दिया था, शिष्य बनाने के लिए मना कर दिया था। अगला जो प्रश्न है इसमें 50 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप लेखक का नाम क्या है? अच्छा, राष्ट्र का स्वरूप लेखक का नाम है वो क्या है? तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, 1 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है झुलसते लू के साथ दुहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लान, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये पंक्तियां मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से ली गई है? ये जो पंक्तियां है वो मंदाकिनी पाठ से पुस्तक के किस पाठ से है वो ली गई है? तो ये जो है निर्वासित जो पाठ है इससे ये पंक्तियां है वो ली गई है। तो देखो, पंक्तियां बीच में से उठा करके सीधी पंक्तियां पूछी जा रही है और विधा पूछी जा रही है, पाठ का नाम देकर के लेखक का नाम पूछा जा रहा है कि भाई ये पाठ है वो किस लेखक का दिया हुआ है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। भोर का तारा एकांकी में एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो भोर का तारा एकांकी के जो भोर का तारा है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी मानी जाती है, तो इसकी पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो 51 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, कविता है स्त्री। क्या है? कविता। 52 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि पार ब्रह्म का तेज का कैसा है ये उन्मान, कहीं वे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। तो सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? सरयू जो पुस्तक है उसमें संकलित ये काव्य पंक्तियां हैं वो किस कवि की है? तो ये जो है पंक्तियां ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो 53 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि आराधान का दृढ़ आराधान से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उक्त कथन किसका है? ये कथन है वो किसका है? आराधान का दृढ़ आराधान से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तो ये जो कथन है वो 53 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जाम्बवान ने ये बात है वो कही थी। जाम्बवान ने ये बात है वो कही थी। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भी संग्रह माना जाता है। अगला जो प्रश्न है सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो हरिशंकर परसाई जो व्यंग्यात्मक निबंधों के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं, उन्होंने क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है, किसे बताया है? तो 54 नंबर जो प्रश्न है इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, मदर इन लॉ को क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। अगला जो प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? 55 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा है वो इसका आलोपी रचना के रचनाकार मानी गई है। तो देखिए, इनमें हमने जो लगभग 23-24 जो प्रश्न देखे हमने, इनमें किस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं? रचना दे दी, रचना से पूछ लिया गया इसके रचनाकार कौन है। उसके अलावा जो पंक्तियां हैं अंदर से, पाठ के अंदर से पंक्तियां पूछी जा रही है, ठीक है। और पद्य जो पाठ है उस पद्य पाठ में से भी पंक्तियां हैं वो अच्छी अच्छी पंक्तियां उठा करके पूछी है। रहीमदास जी के बारे में पूछी है, कबीरदास जी के बारे में पूछा है ना, तुलसीदास जी जो सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कथन के बारे में पूछा है। और उसके अलावा किस पात्र ने क्या बात कही है ये चीज़ पूछी है। तो ये चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। जिस तरीके से देखे हम इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्र का स्वरूप लेखक का नाम क्या है, तो ये चीज़ें वो सीधी पूछ ली। तो ये जो थोड़े से प्रसिद्ध नहीं होते हैं, जैसे अब ये अपने आप में प्रसिद्ध नहीं होता है लेकिन फिर भी इसमें चीज़ है वो दी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये उलझाने का प्रयत्न किया गया है एग्जामिनर द्वारा।
अब ये ओगड़ बाबा की बात है वो यहाँ पे इसमें की गई है, एक पाठ का सार, एक उसमें क्या सीख मिलती है, तो ये चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है। तो बाकी पाठों को किस तरीके से पढ़ना है, आप सभी है वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ से परिचित है भली भांति। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा है, जन्म के बारे में, तो जन्म से बारे में भी पूछ लिया जाता है, स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है, विधान के बारे में भी पूछ लिया जाता है, पंक्तियाँ देकर पूछ ली जाती है ना। और किस रचना में किसका क्या पात्र है या किसका क्या कोई उपनाम है, तो उसको उस तरीके से ध्यान रखना है। कोई रचना है, जैसे मान लो ये महाकवि जयशंकर प्रसाद है, तो ये उस पाठ का नाम था, और ये पाठ का नाम था तो इसकी विधा पूछ ली कि ये विधा क्या थी, तो ये रेखा चित्र था। तो ये चीज़ है वो ध्यान हमें रखनी है। तो आज के वीडियो में ये हमने लगभग 23 24 25 प्रश्न है वो किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये श्रृंखला जो चलाई जा रही है वो पसंद आ रही है, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।